जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सैम बहादुर डिफेंस एकेडमी पे। तो आज की जो आप लोगों के लिए वीडियो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी हर उस एस्पिरेंट के लिए जो सीडीएस का एग्जाम देने वाला है 2024 के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप अपने सीडीएस 1 2024 को क्लियर कर सकें। इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से एग्जाम का प्रोसीजर होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ में आपको वो एरिया बताया जाएगा जहां पे मोस्टली एस्पिरेंट्स गलतियां करते हैं। तो अगर आपको वो गलतियां पहले से पता होंगी तो आप उन गलतियों से बचेंगे और आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिट होगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी टू क्लियर सीडीएस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले हमें एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। क्या हमें सिर्फ रिटन एग्जाम देना है उससे हम ऑफिसर बन जाएंगे? क्या सिर्फ एसएसबी देने से हम ऑफिसर बन जाएंगे? तो ये जो ऑफिसर बनने की जर्नी है आपकी, ये एक्चुअल में 4 स्टेजेस की होती है और हर स्टेज आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको हर स्टेज को क्लियर करते हुए जाना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑफिसर बनेंगे। तो स्टेजेस क्या है? सबसे पहली जो आपकी स्टेज है वो है रिटन एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट भी इसी तरीके से होनी चाहिए कि सबसे पहला मेरा जो टास्क है लाइफ का वो है कि मैं जो सीडीएस 1 मेरा होगा मैं उसको क्लियर करूं, रिटन को क्लियर करूं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो क्या आती है? वो आती है आपकी एसएसबी इंटरव्यू कि रिटन मेरा क्लियर हो गया सर। क्या रिटन क्लियर होने से मैं ऑफिसर बन गया? बिल्कुल नहीं। एसएसबी इंटरव्यू भी देना है और एसएसबी भी एक होलिस्टिक फॉर्म में आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके सर, अगर मैं रिकमेंड हो जाता हूं एसएसबी में तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको मेडिकल बोर्ड में भेज दिया जाता है, तो आपको मेडिकल क्लियर करना होगा। ये भी आपका एसएसबी की तरह ही 5 दिन का प्रोसीजर होता है ना? तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ये सब क्या सर इतना सब हो गया कि मैं ऑफिसर बन गया क्या सर? नहीं बच्चे, अभी भी नहीं बने हो। क्योंकि इस मोमेंट पे जो आपने स्टार्टिंग में जो एफर्ट किए थे, जो कि थे आपके रिटन एग्जामिनेशन प्लस एसएसबी, इन दोनों के मार्क्स आपके ऐड होंगे और फिर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम होगा तो आप ऑफिसर बन रहे हैं, अगर उसमें नहीं है तो आप ऑफिसर नहीं बन रहे हैं। दैट्स सो, है ना, क्लियर। सो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर कि यार हमें फर्स्ट स्टेज क्लियर करनी है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करना है। सेकेंड स्टेज हमें क्लियर करनी है, उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें किसी टॉपिक की हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल जो क्राइटेरिया हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप एसएसबी में परफॉर्म कर पाओगे, लेक्चर तभी आप दे पाओगे, जीडी आप तभी कर पाओगे। एंड ओवरऑल आपकी मेरिट भी तभी बनेगी जब आप रिटर्न के अंदर और एसएसबी के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। So these 4 stages are not कि आज इस साल में ये कर लूंगा, नेक्स्ट ईयर में ये कर लूंगा, नेक्स्ट ईयर में ये कर लूंगा, नेक्स्ट ईयर में ये कर लूंगा, 4 साल में तो अफसर बन ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको रिटर्न को और एसएसबी को, इवन आपके फिजिकल हेल्थ या आपकी हेल्थ को, तीनों चीजों को आपको होलिस्टिक फॉर्म में एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आप ऑफिसर बनेंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं अटकते चलेंगे और वो अटकना हमारी सेहत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग क्लियर, रिटर्न क्लियर करना है, एसएसबी क्लियर करनी है, मेडिकल क्लियर करना है, तो उसी रीजन से हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आएगा। और रिटर्न और एसएसबी हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम मेरिट में पीछे ना रह जाए। अदरवाइज तुमने स्पेशली गर्ल्स को अगर मैं बोलूं, तुमने ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां देखी होंगी जो कितनी कितनी बार रिकमेंडेड है, कितने कितनी बार एग्जाम निकाला है, अच्छा रैंक आया है, स्टिल दे आर नॉट हियर, है ना, फिर भी वो ऑफिसर नहीं बन पाई। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने रिटर्न को इस तरीके से ना लेके चलें कि 100 पे कट ऑफ जा रही है तो 101 आ गया भैया मेरा तो जीवन बन गया। नहीं साहब, वहां निकल जाओगे चाहे कुछ भी हो। वी हैव टू बिकम ऑफिसर्स, तो उसके लिए वी हैव टू स्कोर मोर। ओके, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि, है ना भैया जी, हम प्रिपरेशन शुरू तो कर रहे हैं, बट प्रिपरेशन शुरू करने के लिए हमें ये तो होना चाहिए ना कि हम एग्जाम में बैठ भी पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। पता लगे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर गए और आप एलिजिबल ही नहीं हो। सो if you want to prepare for OTA, so your age limit is not earlier than 2nd Jan 2000 and not later than 1st Jan 2006। तो 1999 में जो लोग पैदा हुए हैं वो OTA IIM में कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ओके जी। अच्छा, कई जगह तुम लोगों को लिखा मिलता है विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वे कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ओटीए में 25 ईयर्स तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां भी आपको ये 25 ईयर लिखा दिखे अप्लाई करने के केस में, वो गलत है। इट इज 24 पहली चीज, है ना, और उसमें भी ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं।
अब बात करते हैं आईएमए के लेके, तो इसमें और एक साल कम हो जाता है साहब आपके पास। 2 जैन 2001 से लेके 1 जैन 2006 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं, बहुत डेट्स आर इंक्लूसिव, दोनों को काउंट कर रहा है अपन, ठीक है, तो आप आईएमए के लिए एलिजिबल हैं। सेम डेट्स गोज फॉर आपका आईएनए। एएफए के लिए यहाँ पे 2 जैन 2001 तो रहता है, बट यहाँ पे 2006 की जगह 2005 आ जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओटीए के लिए अगर आप है ना 2000 में पैदा हुए हो, 1999 में हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आईएमए के लिए अगर आप 2000 में भी पैदा हुए हो तो भी एलिजिबल नहीं हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जी पेपर कैसे पास करना है सर, है ना। तो पेपर पास करने से पहले पेपर के बारे में पता तो होना चाहिए। तो आपका जो पेपर है, इफ आई टॉक अबाउट ओटीए, तो आपको इंग्लिश का आपका एग्जाम होता है और आपका जीएस का एग्जाम होता है। इफ वी टॉक अबाउट है ना आईएमए या एएफए के हम बारे में बात करेंगे, तो आपका मैथ्स का एग्जाम भी आपका होता है। तीनों ही एग्जाम आपके 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन द कैच हियर इज कि आपके इंग्लिश के जो 100 मार्क्स हैं वो 120 क्वेश्चंस पे मिलते हैं। जीएस के जो 100 मार्क्स हैं वो भी 120 क्वेश्चंस पे मिलते हैं, लेकिन मैथ्स के जो 100 मार्क्स हैं वो 100 क्वेश्चंस पे मिलते हैं। एक तो ये यहाँ पे कैच है। और क्या कैच है सर? कैच ये है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 यहाँ पे होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन जो आपने किया था उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ओके सर, ये एक्सपेक्ट हमें समझ में आ गए। अब वो बता दो हमें कि कहां गलतियां नहीं करनी है या किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, दोनों बातें। ओके, सो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, आपका एग्जाम अप्रैल के अंदर है ना। आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 6, 7, 8 महीने हैं। तो जो ये 6, 7 महीने आपके पास हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो एक गलती जो मोस्टली एस्पिरेंट्स करके जाते हैं इस एग्जाम के अंदर और जो पास नहीं होते हैं, वो होता है कि उनका सिलेबस कभी भी कंप्लीट होता ही नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू कि आपको सिलेबस आपका कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि अगर आप इकोनॉमिक्स, अगर मैं कहता हूं आप छोड़ के जाएंगे, या आप कोई और जियोग्राफी आप छोड़ के जाएंगे, तो आप पहले ही कंपटीशन से पीछे होते जा रहे हैं जीएस सेक्शन के अंदर स्पेशली। कैसे? अगर आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं, तब आप 100 मार्क्स के लिए आप फाइट कर रहे हो। अगर आप कहते हैं कि सर मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी छोड़ के जा रहा हूं, मैं 40 क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, तो आप पढ़ के 80 क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो। 80 क्वेश्चंस में आप दुनिया की कितनी भी है ना अच्छाई लगा लो, कितनी भी आपकी एक्यूरेसी लगा लो, 60 से ज्यादा आपके है ना सही हो ही नहीं सकते हैं। तो आप मोस्टली आपके तो मार्क्स यही कम होते जा रहे हैं, और ये हाईएस्ट बता रहा हूं मैं आपको। इस रीजन से आपके जीएस के अंदर मार्क्स नहीं आते हैं और आपका एग्जाम रह जाता है। या जिन बच्चों का क्लियर होता है उनका कुछ 1 या 2 नंबर से क्लियर होता है, फिर वो मेरिट लिस्ट में है ना आउट हो जाता है। अदर बेनिफिट, तो अगर आप 120 के लिए प्रिपेयर करके जाओगे, तो अगर आप गलतियां भी करोगे तो भी आप एक अच्छा हाई स्कोर यहाँ पे गेन कर पा रहे होंगे। इफ आई टॉक अबाउट अवर स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ मिलके प्रिपरेशन की थी जीएस सेक्शन के अंदर, ओनली दे आर स्कोरिंग 60+ मार्क्स, ठीक है। सिर्फ जीएस का बता रहा हूं, और इंग्लिश के अंदर भी उनके है ना 80+ उनके बने हैं। सो दे आर गेटिंग अराउंड, ओटीए के लिए वो लड़की को मिले 140+ मार्क्स। अब ये लड़की कहीं पे भी मेरिट आउट हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। शी विल है ना, जैसे उसका अगर वो एसएसबी में रिकमेंड होती है, मेडिकली अगर वो फिट है, तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा और बहुत ऊपर आएगा। दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट बेनिफिट आपका क्या होगा सभी सब्जेक्ट कवर करने का, कि जब आपकी एसएसबी होती है, तो एसएसबी में लेक्चरेट हमें देना होता है, जीडी हमें करनी होती है। तो हमारे पास अगर किसी भी फॉर्म में टॉपिक आता है, किसी भी एस्पेक्ट से वो रिलेटेड होता है, बाय चांस हम कहें वो सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, विच इज आपका यूसीसी के ऊपर कुछ आता है, या वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कुछ आता है, तो हमें पता होगा, हमने यहाँ पे पढ़ा होगा प्रिपरेशन करते टाइम, तभी हम उसको और अच्छे से वहां पे एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर हमने वो टॉपिक ही छोड़ दिया होगा तो हम कैसे एक्सप्रेस कर लेंगे, राइट। दूसरा, कुछ स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि सर मैं तो पॉलिटी पढ़ जाऊंगा, इको छोड़ दूंगा। इसमें एक और नुकसान ये होता है कि मोस्टली लोगों को लगता है पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं और इको से 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा होता था किसी जमाने में, बट दिस इज बाय जस्ट किसी गैस होता था। ये भी सत्य नहीं है कि यूपीएससी ने ऐसा कहीं कहा है कि इससे 5 पूछूंगा, इससे 20 पूछूंगा। और लास्ट के जो पेपर्स का ट्रेंड रहा है, आपको भी पता है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन भी नहीं आए हैं और इको से 20-20 क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट को अगर छोड़ के जा रहे हो, पता लगे उसकी वेटेज कल को 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, तो आपके जो है ना मार्क्स है वो बहुत पीछे हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड थिंग, सेकंड रीजन है कि सर प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं जो लोग है ना पास नहीं होते हैं। उनका सेकंड पास ना होने का रीजन है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट कभी रिवाइज ही नहीं किया उसको लाइफ में, तो वो याद ही नहीं आ रहा पेपर में बैठने के बाद।
पढ़ा था यार, 2 ऑप्शन तो आते हैं, 2 ऑप्शन के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो रिवीजन नहीं की, इस रीजन से वो कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होती है और वो कर नहीं पाते उस चीज को। थर्ड रीजन क्या होता है, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होती हैं। सीडीएस एग्जाम को ना डिफेंस एस्पिरेंट्स दुनिया का सबसे इजी एग्जाम मान लेते हैं, जो कि पढ़ने वाले लोगों के लिए है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनकी रिवीजन कंप्लीट है और जिन्होंने टेस्ट सीरीज टाइम पे लगाई है, सिर्फ उन लोगों के लिए। अदरवाइज सीडीएस यूपीएससी बॉडी है ना कंडक्ट करती है, और यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आप कह नहीं सकते हो कि वो इजी है। अगर आपने पढ़ के गए हो, आपको उसमें से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तभी वो आपके लिए इजी, अगर वो सोल्व कर पा रहे हो, अदरवाइज कुछ इजी जैसा नहीं होता इसके अंदर। सो थर्ड मिस्टेक जो होती है कि बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। एक और इशू होता है ना, वो एसएसबी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे, एसएसबी इज योर टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एसएसबी आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और बच्चे बहुत अच्छे से है ना नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एसएसबी देने जाते हैं। 80% बच्चे पहले दिन स्क्रीन आउट होके आ जाते हैं, बाकी भी कई बार वॉश आउट हो जाता है पूरा का पूरा ग्रुप। तो सीन क्या है सर, ऐसा क्यों होता है कि वो पर्सनैलिटी को ना सिर्फ आउटर अपीयरेंस मान लेता है बहुत बार, विच इज नॉट ट्रू। पर्सनैलिटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि है आपकी नॉलेज, जो कि है आपकी नॉलेज। नॉलेज इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, उतनी अच्छी आपके पर्सनैलिटी को माना जाएगा। तो उसके लिए नॉलेज गेन भी करनी है, और वो नॉलेज कब होगी आपको, है ना, जब आपने सिलेबस पढ़ा होगा, रिवीजन की होगी, टेस्ट सीरीज लगाई होगी, या उसके अलावा जो करंट इश्यूज हैं हमारे, उनके बारे में आप अवेयर होंगे, है ना, वो नॉलेज होनी चाहिए। दे डोंट नीड एन IITN, है ना, वो ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा हो, बट ऐसा बंदा एटलीस्ट होने चाहिए जो आसपास के समाज के बारे में, देश में क्या चल रहा है, इन सब बातों का उसे अच्छे से पता हो, है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता हो, ऐसा बंदा होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द मिस्टेक वाला एरिया जहां पे है ना मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। ये दो तरीके से एक अप्रोच होती है कि हमें क्या करना है, वो अगर हमें पता लग जाए तो हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। एक होता है कि हमें क्या क्या नहीं करना है, वो बता दीजिए सर, और अगर किसी और ने क्या क्या नहीं किया था जिस रीजन से वो पास नहीं हुआ था, हमें वो बता दीजिए सर, तो हम इस एग्जाम को कर ले जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है और बाकी लोग नहीं करते हैं। आपको क्या नहीं करना है, इसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। आपको यूट्यूब पे, आपको सोशल मीडिया पे, आपको हर जगह डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि सीडीएस एग्जाम 2 महीने का गेम है, अभी से क्यों पढ़ रहे हो, है ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो ऐसी ऐसी बातें कहने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, विच इज नॉट ट्रू। क्या 2 महीने में एग्जाम क्लियर होता है सर? होता है, लेकिन उन लोगों का जिनका सिलेबस पहले से कवर है, सिर्फ उन लोगों का। किसी भी फ्रेशर का जिसने कभी है ना इन चीजों को कभी पढ़ा ही नहीं है, उसका एग्जाम 2 महीने में क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो फ्रेशर हैं उनको टाइम चाहिए होता है, कम से कम 5 महीने का, 4 महीने का, एटलीस्ट इतना टाइम उन्हें चाहिए होता है कि अपने सिलेबस को कवर करें, उसको रिवाइज करें। तो आप लोगों को वो करना है। और अगर कोई रिपीटर भी इस वीडियो को देख रहा है कि आपने पहले एग्जाम दिया है ना, तो मैं आपको रिपीटर कह रहा हूँ, लेकिन आपने पहले से नहीं पढ़ा था या पढ़ा भी है, सो यू गाइस स्टिल हैव द टाइम कि आप अपने इस रिपीटर के टैग को हमेशा के लिए खत्म करके एक ऑफिसर का टैग अपने ऊपर लगा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। अब ये सब चीजों के लिए आपको हम हेल्प करेंगे, और वो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आ सकते हैं, है ना, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली के अंदर चलती हैं, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करवाते हैं, सारे, है ना, उनकी रिवीजन करवाते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा है ना, वो भी मल्टीपल टेस्ट होते हैं, कुछ सेक्शन वाइज होते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज होते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। फिर उसके अलावा बूस्टर क्लासेस आपको मिलती हैं, जिसमें हम आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम वाले दिन किस तरीके से बिहेव करना है, पेन कौन सा यूज करना है ना, उसको सर्कल करने के लिए, ये सब बातें बताते हैं। इसके अलावा आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया जाता है 6 महीने, नॉट फॉर द 14 डेज ओनली, वी प्रिपेयर फॉर यू फॉर एसएसबी फॉर 6 मंथ कंटिन्यूअली, क्योंकि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी डज नॉट, है ना, डेवलप इन 14 डेज, इट टेक टाइम्स। और वो टाइम आप और मैं साथ में मिलकर यहाँ पे बिताते हैं एकेडमी पे, एंड वी बिल्ड दैट। तो ये सारी चीजें। और अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली आना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सेम क्लासेस जो आपको ऑफलाइन में हम यहाँ पे करवाते हैं, वो सेम क्लासेस आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। और ऐसी किसी भी जानकारी के लिए कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इंडिया के अंदर सबसे कम फीस के अंदर आपको ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सीडीएस के लिए, आईएमए के लिए, ओटीए के लिए, एसएसबी के लिए भी। सो आई होप कि ये वीडियो से आप चीजें सीखेंगे
अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप वैसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि है ना आप बैच में एनरोल करें तभी आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर है ना ये स्ट्रेटेजी, ये एग्जाम हर किसी के लिए इंडिविजुअल अप्रोच मांगता है ना। हो सकता है किसी की साइंस अच्छी हो सकता है किसी की ज्योग्राफी अच्छी हो, तो हर किसी इंसान के लिए एक पर्सनलाइज फॉर्म में स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। जो जनरलाइज बातें थी वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी। अगर आपको पर्सनलाइज 1-to-1 मेरे से बात करनी है तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए या कॉल करके भी आप मेरे से उस नंबर पे बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। अभी तक आप जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। एंड हमारे यहाँ सपने पूरे किए जाते हैं। ये सपना आपका है कि आपको ऑफिसर बनना है, एक सपना मेरा भी है और मेरा सपना ही ये है कि आप लोगों के सपने पूरे करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर आप है ना दिल्ली के बाहर हैं, आप मेरे को कॉल करके कभी भी हेल्प के लिए बोल सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और अगर आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी ऑफलाइन दिल्ली आके भी मेरे से मिल सकते हैं और वी कैन टॉक अबाउट योर स्ट्रेटेजी दैट हाउ कैन यू बिकम एन ऑफिसर। एंड दिस इज माय नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।